नमस्कार दोस्तों, स्वागत आपके अपने YouTube चैनल आपके अपने परिवार जीके बाय जीनियस सुभाष सर में। हम चर्चा कर रहे हैं दिल्ली पुलिस के जो पेपरों के बारे में। तो आज जो फर्स्ट क्वेश्चन जो है आपका, जिसे चर्चा करें, इलाहाबाद का पुराना नाम क्या था? यानी इलाहाबाद से संबंधित है आपका। इलाहाबाद जो है आपका, इलाहाबाद का पुराना नाम क्या है? ये आपका क्वेश्चन है, ठीक है। नाम क्या है तो दिया हुआ है। तो इलाहाबाद का जैसे हम जिक्र करते हैं, इलाहाबाद का पुराना नाम है प्रयाग भी। क्या है? प्रयाग भी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये चीज आपको क्लियर होना चाहिए। यानी इलाहाबाद जो आपका है, इलाहाबाद का जो पुराना नाम क्या है वो प्रयाग है। और वर्तमान में इलाहाबाद जैसे पढ़ रहे थे, वर्तमान में इलाहाबाद का नाम है प्रयागराज भी। क्या है? प्रयागराज। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि चर्चा करें इस चीज के बारे में। उत्तर प्रदेश के जो वर्तमान सीएम है योगी आदित्यनाथ का जैसे जिक्र करते हैं, तो योगी आदित्यनाथ ने इलाहाबाद का नाम बदलकर क्या कर दिया? आपका प्रयाग कर दिया भी। इलाहाबाद का जो नाम बदलकर क्या कर दिया है? अक्टूबर 2018 भी, अक्टूबर 2018 के बाद इसका जो नाम चेंज करके क्या कर दिया है? प्रयागराज कर दिया है। अब जो रेलवे स्टेशन इलाहाबाद रेलवे स्टेशन होता था, उसका नाम भी क्या कर दिया है? प्रयागराज रेलवे स्टेशन। यूनिवर्सिटी जो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी होती थी, विश्वविद्यालय, उसका नाम बदलकर भी क्या कर दिया है? प्रयागराज विश्वविद्यालय। प्रयागराज विश्वविद्यालय। प्राचीन नाम जो इसका रहा है, जैसे ग्रंथों में हम पढ़ते हैं तो प्रयाग रहा है। प्रयाग मीन्स क्या होता है? प्रयाग का जैसे मतलब जैसे जिक्र करते हैं, हिंदी भाषा में प्रयाग का अर्थ होता है, हिंदी भाषा में प्रयाग का अर्थ होता है नदियों का संगम भी। क्या होता है? नदियों का संगम भी। ठीक है भी, ये चीज आपको क्लियर होना चाहिए। यानी प्रयाग का मतलब क्या होता है? हिंदी भाषा में नदियों का संगम है। क्योंकि इलाहाबाद या प्रयाग का जैसे जिक्र करते हैं तो इसको संगम नगरी भी कहा जाता है भी। क्या कहा जाता है? संगम है नगरी भी कहा जाता है, त्रिवेणी भी कहा जाता है भी। क्या कहा जाता है? इसको त्रिवेणी भी कहा जाता है, कुंभ नगरी भी कहा जाता है भी। क्या कहा जाता है? कुंभ नगरी। ये समझने वाली बात है भी क्यों कहा जाता है संगम नगरी। इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर गंगा यमुना सरस्वती भी, सरस्वती, इन तीनों नदियों का क्या होता है? संगम होता है। इसीलिए इसको संगम नगरी कहा जाता है। त्रिवेणी इसलिए कहा जाता है भी तीन नदियों की धार बहती है, धाराएं बहती है। जैसे गंगा का मैंने जिक्र किया था, यमुना का जैसे जिक्र किया था, सरस्वती का जैसे जिक्र किया था। तो तीनों नदियों की धाराएं बहने के कारण इसको क्या कहा जाता है? त्रिवेणी कहा जाता है। त्रिवेणी बनती है। कुंभ नगरी इसलिए कहा जाता है इसको क्योंकि 12 साल बाद क्या लगता है? यहाँ पर कुंभ का मेला लगता है। 12 साल बाद क्या लगता है? यहाँ पर कुंभ का मेला लगता है। 6 साल बाद तो यहाँ पर अर्ध कुंभ मेला लगता है। जैसे पीछे हम जिक्र करते हैं अर्ध कुंभ मेला था, परंतु 12 साल बाद यहाँ पर क्या लगता है? कुंभ का मेला लगता है। ये चीज क्लियर होना चाहिए। इसीलिए इलाहाबाद को क्या कहा जाता है? कुंभ नगरी के नाम से भी जाना जाता है। और भी नाम बहुत है इसके, जैसे तीर्थराज कहा जाता है भी। क्या कहा जाता है इसको? तीर्थराज। तीर्थराज क्यों कहा जाता है? क्योंकि भारत के सबसे बड़े तीर्थ के रूप में इसको जाना जाता है, इसीलिए इसको तीर्थराज के नाम से जाना जाता है। कुंभ का जैसे मैंने जिक्र किया था, कुंभ नगरी कहा जाता है। भारत में 4 ऐसे स्थान है जहां पर क्या लगते हैं? कुंभ के मेले लगते हैं। 4 स्थान है। जैसे एक का मैंने जिक्र किया था आपका प्रयागराज करोगे, अभी क्या लिखोगे? प्रयाग राज इलाहाबाद जैसे। दूसरा आपका हरिद्वार जैसे आप जिक्र करोगे। तीसरा आपका नासिक जिक्र करोगे। और चौथा जो आपका स्थान रहेगा उज्जैन भी। ठीक है, ये चीज आपको क्लियर होना चाहिए। 12 साल बाद क्या लगता है? कुंभ का मेला लगता है इलाहाबाद का। तो एक तो आपका इलाहाबाद को वर्तमान में हम प्रयागराज बोल रहे हैं, प्रयागराज में कुंभ का मेला लगता है, हरिद्वार में कुंभ का मेला लगता है, नासिक में लगता है, उज्जैन में लगता है। हरिद्वार में जिससे आपको ध्यान होना चाहिए, संगम जो है, संगम गंगा यमुना सरस्वती नदी जो मिलती है, वहां पर कुंभ का मेला लगता है। भारत के किस राज्य में है? यूपी उत्तर प्रदेश में। हरिद्वार जो है गंगा नदी के किनारे यहाँ पर लगता है, गंगा नदी। और किस राज्य में स्थित है? यूपी उत्तराखंड में। नासिक जिक्र करोगे तो गोदावरी, क्या पढ़ोगे आप? गोदावरी। और भारत का किस राज्य में स्थित है? नासिक है, महाराष्ट्र। उज्जैन का जैसे आप जिक्र करते हो तो उज्जैन जो है आपका शिप्रा नदी है भी। कौन सी नदी? आपकी शिप्रा नदी है। और भारत के किस राज्य में है? मध्य प्रदेश में भी। यहां से आपके हमेशा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए मैंने इनके बारे में जैसे जिक्र किया। भी कुंभ के जो मेले कहाँ लगते हैं? 12 साल बाद। कहाँ लगते हैं?
किस राज्य में है और किस नदी के ऊपर ये मेला लगता है, ये चीज आपको क्लियर होना चाहिए। ठीक है, इसीलिए इनको भी कुंभ नगरी के रूप में जाना जाता है। हरिद्वार का जैसे जिक्र करते हैं, हरि प्लस द्वार से संबंधित आपका हरिद्वार है। नासिक ये खास करके महाराष्ट्र में स्थित था, गोदावरी नदी के किनारे। कहते हैं राम लक्ष्मण ने शूर्पणखा की जो नाक काटी थी वो यहीं पर काटी थी, तो नासिका से क्या बना, ये आपका नासिक बना है। भारत में अंगूरों का बगीचे के रूप में भी इसको जाना जाता है। उज्जैन है महाकाल नगरी के रूप में जाना जाता है। मध्य प्रदेश में शिप्रा नदी के किनारे स्थित है, आपको ये चीज क्लियर होना चाहिए। उज्जैन का महाकालेश्वर मंदिर बहुत फेमस है, भगवान शिव को समर्पित जो मंदिर है, इसीलिए इसको महाकाल नगरी के रूप में जाना जाता है। आपने पढ़ा होगा, मैंने खासकर पढ़ाया है। गुलाम वंश का जैसे जिक्र किया तो इल्तुतमिश का जैसे जिक्र किया था, तो इल्तुतमिश ने का जैसे जिक्र करते हैं तो इल्तुतमिश के समय में आपको ध्यान होना चाहिए महाकालेश्वर मंदिर के ऊपर आक्रमण किया गया था 1235-36 का जैसे जिक्र करते हैं। तो ये चीज आपको सभी के सीक्वेंस पढ़नी चाहिए। ठीक है, त्रिवेणी का जैसे मैंने जिक्र किया था, 3 नदियां। त्रिवेणी जैसे एक तो आप प्रयाग में जिक्र करोगे, और एक त्रिवेणी मैंने आपको एक बार और भी बताई थी भी, यहां जैसे हम जिक्र करते हैं पाक जो जल डमरू है, पाक स्ट्रेट है, भारत और श्रीलंका के बीच में जैसे स्थान का हम जिक्र करते हैं, तो यहां पर रामेश्वरम में भी क्या बनती है आपकी, रामेश्वरम का जैसे जिक्र करते हैं तो रामेश्वरम में भी क्या बनती है आपकी, त्रिवेणी बनती है। क्योंकि इधर से आपकी बंगाल की खाड़ी आ जाती है, इधर से आपका अरब सागर आ जाता है और इधर से आपका हिंद महासागर, तो तीनों मिलकर क्या बनाते हैं, यहाँ पर त्रिवेणी बनाने का काम करते हैं। ये चीजें भी आप पढ़ा करो, ये सारी की सारी चीजें मैंने आपको ऑलरेडी पढ़ाई हुई है, ये चीज आप ध्यान कर सकते हो। जैसे इन चीजों के बारे में जिक्र करें तो हम जिक्र कर रहे थे प्रयागराज के बारे में, किसके बारे में जिक्र कर रहे थे, इलाहाबाद के बारे में। अब इलाहाबाद का जैसे जिक्र करें, इलाहाबाद जो नाम आया था ये कहां से है, ये भी आपको जानकारी होनी चाहिए। वर्तमान में तो इसका नाम प्रयागराज रख दिया गया है, इलाहाबाद कहां से आया था। अकबर का जिसे जिक्र करते हैं, अकबर ने खासकर, मैंने अकबर के बारे में बहुत बार आपको बताया भी है, इस चीज के बारे में भी, अकबर ने किले बनाए थे। तो अकबर ने एक किला इलाहाबाद में भी बनाया था भी, अकबर ने एक किला कहां बनाया था, इलाहाबाद के अंदर भी बनाया था। तो इलाहाबाद जो नाम आया था ये इलाहाबाद का इलाहाबाद से आया हुआ है भी। इला मतलब क्या होता है, अल्लाहवास से भी, यानी इल्ला का भगवान का जो खुदा का वास है वो क्या है, इलाहाबाद है। ठीक है, यानी इलाहाबाद से, ये चीज आपको क्लियर होना चाहिए। इलाहावास, इलाहावास का मतलब होता है खुदा का स्थान, यानी खुदा का जो आवास स्थान का जैसे जिक्र करते, बाद में ये स्थानांतरित रूपांतरित होता हुआ इलाहाबाद बन गया, और वर्तमान समय में इसका जो नाम क्या है, प्रयाग है। ठीक है, प्रयाग राज का जिक्र करते, तो यही आपका क्वेश्चन पूछा हुआ था भी, इलाहाबाद का प्राचीन नाम क्या था, प्रयाग था भी। धार्मिक ग्रंथों में जब हम पढ़ते हैं तो इसका प्राचीन नाम क्या था, प्रयाग था, और प्रयाग को अकबर ने फिर क्या बना दिया, इलाहाबाद। इलाहाबाद से बदलता बदलता इलाहाबाद बन गया, और फिर दोबारा अक्टूबर 2018 का हम चर्चा करें तो इसका नाम है प्रयागराज बन गया, जिसको भारत का तीर्थराज के रूप में भी जाना जाता है। बहुत बार ये क्वेश्चन आपका रिपीट होता है। इसके अलावा जैसे इलाहाबाद का जिक्र करें या प्रयागराज का जैसे आप जिक्र करते हैं, प्रयागराज जो है यहाँ पर कई स्थान है, जैसे आप आनंद भवन का जिक्र कर सकते हो भी, आनंद भवन है यहाँ पर देखने लायक। आनंद भवन संग्रहालय का जिसे जिक्र करते हैं, नेहरू गांधी परिवार का आवास स्थान का जब हम जिक्र करते हैं तो किसका जिक्र करोगे आप, आनंद भवन का। और जब भी आप इलाहाबाद कभी घूमने जाओ तो इलाहाबाद के अंदर आनंद भवन का जब जिक्र कर रहा हूं तो आनंद भवन के अंदर तारामंडल देखकर भी आपको क्या आना है, क्योंकि वहां पर आनंद भवन में एक तारामंडल भी स्थापित की है। इसके अलावा जिसे जिक्र करते हैं प्रयागराज में अल्फ्रेड पार्क भी, अभी अल्फ्रेड पार्क, ये अल्फ्रेड पार्क वही पार्क है जहां पर चंद्रशेखर आजाद का हम जिक्र करते हैं, चंद्रशेखर आजाद। तो चंद्रशेखर आजाद ने अपने आप को शूट कर लिया था, अपने आप को गोली मार दी गई थी। वो अल्फ्रेड पार्क भी कहां पर स्थित है, वो अल्फ्रेड पार्क भी आपका प्रयागराज इलाहाबाद में। ठीक है, प्रयागराज जैसे जिक्र करते इलाहाबाद नाम आ रहा है, तो वर्तमान में आपको सिर्फ और सिर्फ क्या पढ़ना है, उसको प्रयागराज पढ़ना है। ठीक है, ये चीज आपको क्लियर होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अल्फ्रेड पार्क का जैसे 1931 में अपने आप को जो शूट कर लिया था चंद्रशेखर आजाद ने भी, चंद्रशेखर आजाद वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये चीज आपको क्लियर होना चाहिए। चंद्रशेखर आजाद ने कहा था मैं आजाद था, आजाद हूं, और आजादी क्या है,
मरूंगा, इसलिए इसने अपने आप को क्या कर लिया था, शूट कर लिया था अंग्रेजों के हाथ आने से पहले। ये चीज आपको क्लियर होना चाहिए। अल्फ्रेड पार्क जब भी आप कभी देखने जाओ तो अल्फ्रेड पार्क में चंद्रशेखर आजाद का स्टेचू भी लगा हुआ है, वहां पर सारी की सारी वो वारदात है वो एक संग्रहालय के रूप में सुरक्षित भी है भी, ठीक है। अल्फ्रेड पार्क के किनारे के ऊपर है आपका एक संग्रहालय भी है, भारतीय पुरातत्व विभाग ने क्या स्थापित कर रखा है, एक संग्रहालय भी स्थापित कर रखा है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा जिसे जिक्र करते हैं इलाहाबाद जो है या प्रयागराज जिसका जिक्र करते हैं, यहां पर क्या है, उत्तर प्रदेश का, यूपी का हाई कोर्ट भी है भी, क्या है, हाई कोर्ट। ये चीज आपको क्लियर होना चाहिए। यानी हाई कोर्ट जैसे जिक्र करते हैं उत्तर प्रदेश, भारत का सबसे बड़ा हाई कोर्ट, भारत का कौन सा हाई कोर्ट है जिसमें से सबसे ज्यादा न्यायाधीश बैठते हैं, तो सबसे बड़ा हाई कोर्ट भी आपका प्रयागराज हाई कोर्ट है, और सर्वाधिक जो न्यायाधीश बैठने का काम करते हैं वो भी आपके किस हाई कोर्ट में, प्रयागराज हाई कोर्ट में। ये चीज आपको क्लियर होना चाहिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। जैसे एक चीज मैंने पहले भी आपको बताई हुई है भी, कोई जरूरी नहीं होता भी उस राज्य की राजधानी के अंदर हाई कोर्ट स्थापित हो। जैसे जिक्र करते हैं हरियाणा का हाई कोर्ट चंडीगढ़ में है, कोई जरूरी नहीं उस राज्य के एक प्रमुख नगर के अंदर भी हाई कोर्ट स्थापित किया जा सकता है। जैसे हम जिक्र करें उत्तर प्रदेश का जो हाई कोर्ट है वो प्रयागराज में, ठीक है। इसी तरीके से गुजरात का हम जिक्र करते हैं अहमदाबाद में, उड़ीसा का जैसे हम जिक्र करते हैं कटक के अंदर, वो एक अलग हमारा चैप्टर है जिसके बारे में हम चर्चा करेंगे कभी। तो ये चीज आपको क्लियर होना चाहिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा प्रयागराज में हम जिक्र करते हैं तो यहाँ पर खुसरो बाग भी है, क्या है, खुसरो बाग। जब आप कभी घूमने जाओ ना, मैंने भ्रमण किया इसलिए थोड़ा इसके बारे में थोड़ा मेरे को ध्यान आ रहा है, खुसरो बाग भी है भी। खुसरो जैसे कौन था, खुसरो बाग क्यों फेमस हुआ है, आप सब बच्चों को मैंने पहले भी इसके बारे में बताई हुई भी। जहांगीर अकबर के जैसे पुत्र का जिक्र करते हैं, जहांगीर गद्दी पर बैठा था तो उसका एक पुत्र था खुसरो, और खुसरो ने क्या कर दिया था, विद्रोह कर दिया था, और उसी खुसरो की सहायता की थी सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव ने। और अर्जुन देव ने सहायता करने के उपरांत ये अर्जुन देव को क्या किया था, दंडित किया था, किसने, जहांगीर ने भी। तो जहांगीर ने उसका क्या कर दिया था, कत्ल करवा दिया था, और अपने बेटे खुसरो की भी क्या उसने आंख निकाल दी थी, कैद कर लिया था, और बाद में खुसरो की क्या कर दी गई थी, हत्या कर दी गई थी। तो खुसरो उसकी माँ जो राजपूत बेगम थी उनको जो दफनाया गया था वो भी कहां पर दफनाया गया था, प्रयागराज में भी, ठीक है। कहां दफनाया गया था, प्रयागराज में दफनाया गया था। और उसको दफनाने के बाद उसके आसपास जो बाग बनाया गया था उसी बाग को किस नाम से जाना जाता है आजकल, खुसरो बाग के नाम से। किस नाम से, खुसरो बाग। तो ये चीजें भी आपको पढ़ना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अकबर का जैसे मैंने जिक्र किया था, अकबर ने क्या बनाया था, यहाँ पर एक किले का, अकबर ने 5 किले बनाए थे जिसमें से एक किला आपका कौन सा है, इलाहाबाद का किला है भी। खास करके आप अमीर खुसरो का भी जिक्र करो तो अमीर खुसरो के किले का भी जब हम जिक्र करते हैं तो वो भी कहां पर स्थित आपका, इलाहाबाद में स्थित है भी। तोता हिंद कहा जाता है ना अमीर खुसरो को, तो अमीर खुसरो का किला भी यहीं पर है। नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन दिया हुआ है, निम्न में से कौन सा राज्य भारत का सबसे बड़ा कोयला, यानी भारत का सबसे बड़ा कोयला भंडार है भी, यानी भारत के किस राज्य में सर्वाधिक कोयला भंडार है। तो कोयला भंडार का जैसे जिक्र किया है भी, कोयला भंडार है तो किस राज्य के अंदर सुरक्षित कोयला भंडार है, तो हम जिक्र करते हैं झारखंड में भी। किस राज्य में, झारखंड। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यानी भारत में सर्वाधिक कोयला जो भंडार है वो किस राज्य के अंदर, आपके झारखंड में भी। किस राज्य में है, झारखंड में। और भारत में सर्वाधिक कोयले का उत्पादन करने वाला राज्य भी आपका कौन सा है, वो भी आपका झारखंड है भी। झारखंड के बाद जैसे जिक्र करते हैं उत्पादन करने वाले, झारखंड के बाद आपका छत्तीसगढ़ है, छत्तीसगढ़ का जैसे जिक्र करोगे, और छत्तीसगढ़ के बाद आप जिक्र करोगे उड़ीसा का भी। किसका जिक्र करोगे आप, उड़ीसा, ठीक है। ये सीक्वेंस में आपको क्लियर होना चाहिए। जैसे कोयला भंडार का हम जिक्र करें तो कोयला भंडार भारत के किस राज्य में सर्वाधिक है, वो झारखंड में। भंडार दूसरा जिसे जिक्र करें छत्तीसगढ़ में, और तीसरा उड़ीसा। उत्पादन के क्षेत्र में भी यही राज्य हैं, ये चीज आपको क्लियर होना चाहिए। भंडारित भी इन्हीं राज्यों के अंदर सबसे ज्यादा है, और उत्पादन क्षेत्र के उत्पादन का भी हम जिक्र करें तो इन्हीं राज्यों में सर्वाधिक। भारत में अगर हम जिक्र करें इस चीज के बारे में, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार यहां से क्वेश्चन रिपीट होते हैं। यानी लगभग 80,716 मिलियन भी, 80,716 मिलियन टन कोयले का क्या है, यहां पर भंडार है। यानी झारखंड में जैसे जिक्र करते हैं 80,716 मिलियन टन कोयले का क्या है, यहां पर भंडार है।
जिसे बोकारो का हम जिक्र करते हैं, झरिया का हम जिक्र करते हैं। ये जो आपके ध्यान होना चाहिए, ये जो कोयले के क्षेत्र है भारत के किस राज्य में है, ये आपके झारखंड में भी। झरिया भारत का सबसे प्रदूषित शहर है। अभी हाल ही की 2020 की जो स्वच्छता रिपोर्ट आई है, उस रिपोर्ट के अंतर्गत सबसे साफ सुथरा शहर जो है भारत का है वो कौन सा है, ठीक है। यानी चौथी बार जैसे जिक्र करें, भी चौथी बार उसने रिकॉर्ड दर्ज किया सबसे साफ सुथरा स्वच्छ शहर रहने का, वो कौन सा है आपका, इंदौर है भी। क्या है, इंदौर का जैसे जिक्र करते हैं, ठीक है। चौथी बार भी, कितनी बार रहा है ये, चौथी बार प्रथम स्थान के ऊपर है, ठीक है। ये चीज आपको क्लियर होना चाहिए। इसके अलावा सबसे प्रदूषित शहर का हम जिक्र करते हैं, तो सबसे प्रदूषित शहर कौन सा है, झरिया है, झारखंड का भी। ये आपको ध्यान होना चाहिए। और झारखंड में जैसे धनबाद का हम जिक्र करते हैं, सिंहभूम का जब हमने जिक्र करते हैं, ये क्षेत्र आपके हैं कोयला उत्पादन में प्रमुख है क्षेत्र है। इसके अलावा जैसे भारत में अब कोयला जिसे उत्पादन है, भारतीय कोल फील्ड का जैसे हम जिक्र करते हैं, रानीगंज कोल फील्ड वेस्ट बंगाल के अंदर 1774 में सबसे पहले क्या कोयला निकाला गया था, किसके समय में, ईस्ट इंडिया कंपनी के समय में। यानी उस समय 1774 का हम जिक्र करते हैं, तो कौन थे, अंग्रेजों का शासन था, अंग्रेज निकालते थे कोयला। ये चीज आपको क्लियर होना चाहिए। विश्व में सर्वाधिक कोयले का उत्पादन करने वाला देश अगर कोई है तो वो आपका यूएसए है भी, यानी यूनाइटेड स्टेट अमेरिका है। उसके बाद में हम रशिया का जैसे जिक्र करते हैं, फिर हम जैसे जिक्र करते हैं चीन का जैसे, यानी तीसरा स्थान किसका है, चीन का है। और चौथा स्थान आपके ऑस्ट्रेलिया का है। और ऑस्ट्रेलिया के बाद पांचवा स्थान, पांचवा सबसे बड़ा कोयला उत्पादन करने वाला जो देश है वो कौन सा है, भारत है, ठीक है। ये सीक्वेंस भी आपको क्लियर होना चाहिए, भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो हम जिक्र कर रहे थे भारत में सबसे ज्यादा कोयले का जो भंडार है वो किस राज्य के अंदर है, तो झारखंड में भी। किस राज्य में, झारखंड में 80,716 मिलियन टन क्या है, कोयले का यहाँ पर है भंडार है। और सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य भी आपका कौन सा है, वो भी आपका रहेगा झारखंड में। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। नेक्स्ट जो क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, ये कई बार क्वेश्चन वैसे रिपीट हुए हैं, इसके लिए इनके बारे में थोड़ी थोड़ी हम चर्चा करेंगे भी, ठीक है। ये क्वेश्चन आपके रिपीट हुए हैं। एक तो आपका क्वेश्चन दिया हुआ है, जलियांवाला बाग नरसंहार किस शहर में हुआ था। बहुत बार इस क्वेश्चन के बारे में पढ़ा हुआ है हमने भी। जैसे जिक्र करें इस चीज के बारे में, जलियांवाला बाग नरसंहार भी, बाग नरसंहार का जैसे जिक्र करते हैं, नरसंहार है, तो ये किस शहर के अंदर हुआ था। शहर आपके जो जिक्र करें, नागपुर, दिल्ली, कलकत्ता और अमृतसर। तो सब बच्चे जानते हैं इसके बारे में भी, अमृतसर में हुआ था भी। कहां पर हुआ था ये जो नरसंहार हुआ था, अमृतसर के अंदर। कब हुआ था, 13 अप्रैल 1919 को भी, 13 अप्रैल 1919 को। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जनरल डायर का जैसे हम जिक्र करते हैं, जनरल डायर ने क्या यहाँ पर गोलियां चलाने का आदेश दिया था, और उसी जनरल डायर को लंदन में 1940 में शहीद उधम सिंह ने क्या है, गोली मार दी थी। ये चीज आपको क्लियर होना चाहिए। वैसे इसके बारे में मैंने विस्तृत पहले भी आपको पढ़ाया हुआ है भी। 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। जनरल डायर की उसमें सक्रिय भूमिका थी, और जनरल डायर को 1940 में लंदन में शहीद उधम सिंह ने क्या है, गोली मार दी थी, हत्या कर दी थी। ये चीज भी आपको क्लियर होना चाहिए, ठीक है, ठीक है। इसके अलावा जैसे इस दिन को हम 13 अप्रैल को बैसाखी के रूप में भी बनाते हैं, बैसाखी, ठीक है भी। बैसाखी, बैसाखी जो त्योहार है ना, इसी के उपलक्ष्य में बनाया जाता है। ये चीज आपको क्लियर होना चाहिए। तो अमृतसर वो आपका कहां पर है, पंजाब में है, सतलुज नदी का जैसे जिक्र करते हैं, सतलुज नदी के किनारे। ये चीज आपको क्लियर होना चाहिए। 13 अप्रैल 1919 का जैसे जिक्र किया। और ये कई बार पूछते हैं इस चीज के बारे में भी, ये सभा क्यों इकट्ठी हुई थी, तो आपको ध्यान होना चाहिए। सैफुद्दीन किचलू का जैसे जिक्र करते हैं, सतपाल का जैसे जिक्र करते हैं, यानी राष्ट्र 13 अप्रैल 1919 का जैसे हम जिक्र करते हैं, उस समय एक रोल्ट एक्ट आया था, काला कानून भी। किसी भी आदमी को शक के आधार पर है गिरफ्तार करके क्या, गिरफ्तार कर लिया जाता था भी, सिर्फ शक के आधार पर। और उसी शक के आधार पर सतपाल व सैफुद्दीन किचलू का जैसे जिक्र करे, जो राष्ट्रवादी नेता थे, उनको गिरफ्तार कर लिया गया था। और उन्हीं के सहायता के लिए या उन्हीं को छुड़ाने के लिए एक सभा का आयोजन किया गया था। और जलियांवाला बाग में क्या हुए थे, लोग इकट्ठे हुए थे, एक ही गेट था, और उस गेट के ऊपर जनरल डायर ने गोलियों की क्या करवा दी थी, बौछार करवा दी थी 13 अप्रैल 1919 को। तो ये आपका अमृतसर रहेगा भी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा एक नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है
यानी दिल्ली के किस सुल्तान ने कुछ कुछ आज की कागजी मुद्रा की तरह टोकन मुद्रा चलाई थी भी, यानी सांकेतिक मुद्रा का जैसे जिक्र कर रहा है। ये आज की तरह की जो कागजी मुद्रा है, इस तरह की जैसे मुद्रा टोकन मुद्रा, यानी सांकेतिक मुद्रा किसने चलाई थी? सांकेतिक मुद्रा का जैसे जिक्र किया है तो सांकेतिक मुद्रा चलाने वाला था आपका मोहम्मद बिन तुगलक भी, मोहम्मद बिन तुगलक भी, ठीक है भी। तो मोहम्मद बिन तुगलक ने क्या चलाई थी? सांकेतिक मुद्रा। पहले भी हमने इसके बारे में आपको बताया है भी। मोहम्मद बिन तुगलक दिल्ली सल्तनत का जब हम जिक्र करते हैं तो दिल्ली सल्तनत में सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा व्यक्ति था, ज्यादा पढ़ा लिखा सुल्तान था, परंतु अपने कार्यों के कारण जो इसने कार्य किए थे वो असफल रहे थे। असफलता के कारण ही लोगों ने क्या इसके विरुद्ध लिखा है, इतिहासकारों ने इसके विरुद्ध ही लिखा है। इन्होंने सांकेतिक मुद्रा चलाई थी भी। क्या चलाई थी? सांकेतिक मुद्रा। खुरासिन कराचिल अभियान भी चलाया था। देवगिरी का जैसे जिक्र करें, दौलताबाद दिल्ली से देवगिरी राजधानी भी स्थानांतरित की थी। दोआब क्षेत्र में उसने कर भी लगाया था। ये सभी की सभी योजनाएं उसकी क्या रही थी? विफल रही थी। इसीलिए भारतीय इतिहास में मोहम्मद बिन तुगलक को क्या कहा जाता है? पढ़ा लिखा मूर्ख सम्राट कहा जाता है। बहुत बार यहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मोहम्मद बिन तुगलक का बचपन का नाम था जूना खां भी। क्या नाम था इसके? बचपन का नाम है जूना खां था। और फिरोज शाह तुगलक का जैसे जिक्र करते हैं, फिरोज शाह तुगलक, क्योंकि इसके बाद जो गद्दी पर बैठता है वो कौन बैठता है? फिरोज शाह तुगलक बैठता है। तो फिरोज शाह तुगलक ने जूना खां के नाम पर एक शहर की स्थापना की थी यूपी उत्तर प्रदेश में, जौनपुर। क्या है? जौनपुर की स्थापना की, जिसको हिंद का सिराज कहा जाता है। जौनपुर को किस नाम से जाना जाता है? हिंद का सिराज। जौनपुर की स्थापना की थी फिरोज शाह तुगलक ने। किसकी याद में? जूना खां की याद में। जूना खां किसका बचपन का नाम था? किसका वास्तविक नाम था? वो मोहम्मद बिन तुगलक का भी। ये चीज आपको क्लियर होना चाहिए, ठीक है। एक चीज आपको भी ये मेरे को कमेंट बॉक्स में लिख के बताना है भी, दिल्ली सल्तनत के अंदर सबसे लंबा कार्यकाल किस वंश का रहा है? यानी दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत किस वंश का कार्यकाल सबसे लंबा रहा है, ये आपको बताना भी। 5 वंश जैसे हम जिक्र करते हैं दिल्ली सल्तनत में, तो दिल्ली सल्तनत में सर्वाधिक लंबा कार्यकाल किस वंश का रहा है, इसका आप कमेंट बॉक्स में मेरे को उत्तर लिख के बताना है। तो फिरोज शाह तुगलक, जिसको नहरों और नगरों के निर्माता के रूप में भी जाना जाता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, बंगाल का विभाजन कब रद्द किया गया था? हमने पहले भी इसके बारे में पढ़ा हुआ है। स्वदेशी आंदोलन का, खासकर वंदे मातरम का जब हमने जिक्र किया था उस समय भी हमने पढ़ा था। यानी बंगाल का विभाजन किया गया था, और बंगाल के विभाजन को कब निरस्त किया गया था? भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बंगाल के विभाजन का जैसे जिक्र किया है, विभाजन, ठीक है, विभाजन को निरस्त कब किया गया था? निरस्त का जैसे जिक्र किया है। यानी बंगाल विभाजन हुआ था 1905 में, लॉर्ड कर्जन के समय में भी। किसके? लॉर्ड कर्जन के समय में। और 1911 में क्या कर दिया गया था? इसको निरस्त कर दिया गया, स्थगित कर दिया गया था भी। बंगाल विभाजन नहीं, बंगाल इकट्ठा रहेगा भी, ठीक है। लॉर्ड होर्डिंग का जिसे हम जिक्र करते हैं, ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है भी। 1911 में दिल्ली कोलकाता दरबार का जिसे जिक्र करते हैं इस चीज के बारे में, कोलकाता में, तो एक तो कोलकाता से राजधानी स्थानांतरित की गई थी दिल्ली। पहले राजधानी क्या होती थी 1911 से पहले? कोलकाता। परंतु कोलकाता से फिर दिल्ली राजधानी स्थानांतरित की गई, और उसके बाद में जॉर्ज पंचम जो आए थे उसी के दौरान आपको ध्यान होना चाहिए, लॉर्ड होर्डिंग के समय में भी, लॉर्ड होर्डिंग का जैसे जिक्र करते हैं, होर्डिंग है, उसी के कार्यकाल में जो बंगाल विभाजन हुआ था 1905 में, उसको निरस्त कर दिया गया था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी ध्यान होना चाहिए भी। 1905 में बंगाल विभाजन हुआ था, उस समय भारत का वायसराय कौन था? और जब निरस्त किया गया था बंगाल विभाजन को, उस समय भी भारत का वायसराय कौन था? ठीक है, ये चीज आपको क्लियर होना चाहिए इस चीज के बारे में, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और जैसे जिक्र करते हैं कोलकाता से दिल्ली जो राजधानी स्थानांतरित हुई 1911 का जिसे जिक्र करते हैं, ये सारी की सारी घटनाएं आपको पढ़ना चाहिए, जानकारी इकट्ठी करनी चाहिए ज्यादा से ज्यादा। तो बंगाल विभाजन भंग हुआ था, उसी के दौरान आपका ध्यान हो स्वदेशी आंदोलन जो हुआ था, ठीक है, स्वदेशी आंदोलन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन दिया हुआ है, एक क्वेश्चन दिया है, किस देश के साथ उत्तर में सतल सीमा भारत साझा नहीं करता? यानी भारत में 4 ऐसे देश आपके दिए हुए हैं, उसमें उत्तर में भारत सीमा सतल सीमा साझा नहीं करता भी।
जैसे स्थल सीमा का जैसे जिक्र किया है, सतल है सीमा। 4 देश दिए हैं आपके, जैसे जिक्र किया है, नेपाल है, चीन है, भूटान है, और आपका एक देश है वर्मा भी, जिसको म्यांमार कहते हो। ठीक है, तो निम्न जो देश है, ये 3 ऐसे देश है जो भारत के उत्तर में स्थित है, और एक देश ऐसा है जो पश्चिम में स्थित है। क्वेश्चन क्या है, भारत जो जिक्र किया है, भारत के किस देश के साथ उत्तर में स्थल सीमा साझा नहीं करता? तो भारत का साथ जो वर्मा एक देश है, वर्मा क्या है, उत्तर में भारत के साथ सीमा साझा नहीं करता, क्योंकि जब भी हम पढ़ते हैं उत्तर में आपका क्या रहेगा, चीन रहेगा, नेपाल रहेगा, भूटान रहेगा। इसके अलावा जैसे जिक्र करते हैं वर्मा आपका कहां पर, पूर्व में रहेगा, पाकिस्तान का हम जिक्र करें पश्चिम में, और उत्तर पश्चिम में जैसे जिक्र करें तो आपका कौन सा देश रहेगा, अफगानिस्तान। ये चीज आपको क्लियर होना चाहिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये बहुत बार इसके बारे में भी हम चर्चा कर चुके हैं। इसके अलावा उत्तरी भारत के पंजाब के मैदान को खालिस्तान का वर्षव है, यानी उत्तरी भारत के पंजाब के मैदान में खालिस्तान का वर्षव है, यानी उत्तरी भारत का जो पंजाब का मैदान है उसमें खालिस्तान का वर्षव है। जैसे 4 ऑप्शन आपके दिए हुए हैं, दोनों का, दर्रों का, या ग्रेनाइट का, या दोआब का। तो आपको ध्यान होना चाहिए, उत्तर भारत का जैसे हम जिक्र करते हैं, खास करके गंगा दोआब का जो क्षेत्र का, इस क्षेत्र का जिक्र करते हैं, तो ये क्या है, दोआब क्षेत्र है भी, क्या आपका दोआब क्षेत्र। दर्रा नहीं कह सकते हैं, आपको ध्यान होना चाहिए। दर्रा कहां पर पाए जाते हैं, दर्रा जो आपके हैं वो हिमालय पर्वत का जैसे जिक्र करते हैं, उत्तराखंड का जिक्र करें, हिमाचल प्रदेश का जिक्र करें, या जम्मू कश्मीर का जैसे जिक्र करते हैं, या फिर अरुणाचल प्रदेश का जिक्र करते हैं, वहां पर दर्रे पाए जाते हैं। दून का जब हम जिक्र करते हैं, दून जो है घाटियां, जैसे दून घाटियां भी हम जानते हैं, देहरादून का जैसे जिक्र करें, पेठा दून का जब हम जिक्र करते हैं, तो ये पढ़ते हैं हम उत्तराखंड के अंदर। कहां पढ़ते हैं हमें, उत्तराखंड। ग्रेनाइट भी यहाँ पर नहीं है, ग्रेनाइट जो चट्टाने हैं, खासकर ये संगमरमर का जब हम जिक्र करते हैं तो राजस्थान मकड़ाना का हम जिक्र करते हैं। जबकि दोआब क्षेत्र का हम जिक्र करें, दोआब का वर्षव है वो आपका कहां पर है, पंजाब के मैदानों में भी, पंजाब के मैदानों में भी जिक्र करते हैं, हरियाणा में भी कुछ हिस्से का हमें जिक्र करते हैं, जबकि उत्तर प्रदेश में इसका बहुत ज्यादा हिस्सा है भी। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन था। इसके अलावा एक नेक्स्ट क्वेश्चन है, बॉम्बे हाई अपने खालिस्तान धरोहर के लिए जाना जाता है। बॉम्बे हाई का जैसे जिक्र किया भी, तो बॉम्बे हाई किस प्राकृतिक धरोहर के लिए फेमस? आपका कई बार क्वेश्चन रिपीट होता है, बहुत बार होता है आपका, जिसे बॉम्बे हाई का जिक्र किया भी, बॉम्बे हाई भी, तो किसके लिए फेमस है बॉम्बे हाई? आपका पेट्रोलियम के लिए भी। किसके लिए फेमस? आपका पेट्रोलियम। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपको ध्यान होना चाहिए। बॉम्बे हाई जो है ये भारत में जैसे जिक्र करें, भारत की इस सतलीय सीमा का जैसे हम जिक्र करते हैं, यहां पर स्थित नहीं है। भारत की सीमा में जैसे जिक्र करते हैं, भारत की जलीय सीमा का जैसे हम जिक्र करते हैं, तो जलीय सीमा में क्या आपका बॉम्बे हाई है, और बॉम्बे हाई किस में है? अरब सागर में भी। जैसे किस में जिक्र करोगे? अरब सागर में। भारत का एक प्रमुख पेट्रोलियम उत्पादक क्षेत्र है भी। इसके अलावा आपको ध्यान होना चाहिए, भारत में जैसे हम जिक्र करते हैं तो भारत में सर्वाधिक पेट्रोलियम उत्पादन करने वाला जो राज्य है वो कौन सा? आपका असम है भी। क्या है? असम। असम को आजकल क्या बोलोगे आप? असोम के नाम से जानोगे। ठीक है, असोम। भारत में असोम का जैसे जिक्र करते हैं, डिगबोई है, यहां पर कौन सा क्षेत्र है आपका? बोई का आप जिक्र करते हो, कामरूप का आप जिक्र करोगे, कामरूप। नामरूप का आप जैसे जिक्र करोगे, नामरूप है। ठीक है, नाहर कटिया का जैसे जिक्र करते हो, नाहर है, कटिया है। बोगाई गांव का जैसे जिक्र करते हो, बोगाई गांव भी, बोगाई गांव। ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए मैंने ये नाम लिखे आपके भी। डिगबोई है, सबसे पहले जो कुआं खोदा गया था भारत में, हम जिक्र करते असम के अंदर है, तो कहां पर था? आपका डिगबोई के अंदर है। उसके अलावा कामरूप, नामरूप, नाहरकटिया, बोगाई गांव, ये जो तेल उत्पादक क्षेत्र है ये भारत के किस राज्य में? ये असम में है भी। ठीक है, ये चीज आपको क्लियर होना चाहिए। राजस्थान में भी जैसे इसके संकेत मिल रहे भी, यहाँ पर भी पेट्रोलियम का बहुत ज्यादा भंडार है। खास करे राजस्थान में मंगला नामक कुआं खोदा गया भी। कौन सा है? मंगला नामक कुआं खोदा गया है। गुजरात का भी जैसे जिक्र करते, गुजरात में भी बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है गुजरात का। अंकलेश्वर भी, अंकलेश्वर याद करना। अंकलेश्वर तेल
जो शोधन क्षेत्र है या तेल उत्पादक जो क्षेत्र का जैसे जिक्र करते हैं, तो अंकलेश्वर जो तेल उत्पादक क्षेत्र है वो भारत के किस राज्य में हम जिक्र करें तो गुजरात में भी। बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। इसके अलावा तेल शोधन कारखाने भी बहुत है भारत में, रिफाइनरियां भी बहुत है, जैसे मैंने जिक्र किया था मथुरा का जैसे जिक्र करते हैं, पानीपत का जैसे हम जिक्र करते हैं। यानी भारत में बहुत सी ऐसे कारखाने भी है जहां पर तेल का क्या होता है शोधन होता है भी। खास करके आपको ध्यान होना चाहिए, भारत से या विश्व से जब हम तेल का निर्यात करते हैं तो कच्चे तेल के रूप में बढ़ते हैं। किस तेल के रूप में? कच्चे तेल के रूप में करते हैं। और उसी कच्चे तेल को आपको ध्यान होना चाहिए फिर शोधन किया जाता है भी। क्या किया जाता है? उसका शोधन, यानी उससे अलग अलग जो निकाले जाते हैं, जैसे ग्रीस का हम जिक्र करते हैं, पेट्रोल अलग निकाला जाता है, डीजल अलग निकाले जाते हैं, या पेट्रोलियम जो उत्पाद अलग अलग तरह के जो उत्पाद होते हैं वो उसका शोधन किया जाता है। और एक चीज आपको क्लियर होना चाहिए, विश्व स्तर पर जब हम जिक्र करते हैं तो बैरल के रूप में मापा जाता है। यानी पेट्रोलियम जो है, कच्चा जो तेल है वो किस के रूप में मापा जाता है? बैरल के रूप में। एक बैरल में आपको ध्यान होना चाहिए 159 लीटर होता है। कितना होता है? एक बैरल में 159 लीटर होता है। ये चीज आपको क्लियर होना चाहिए। तो आज का अंतिम क्वेश्चन था जिसके बारे में हम चर्चा कर रहे थे, बॉम्बे हाई का जैसे जिक्र कर रहे थे। बॉम्बे हाई भारत का एक पेट्रोलियम उत्पादक क्षेत्र है। कहां पर स्थित है? ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया। अरब सागर में है। कहां पर है? अरब सागर के अंतर्गत, अरब सागर में है। इसके अलावा अंकलेश्वर का भी जिक्र करते हैं, डिगबोई का भी बहुत बार जिक्र करते हैं, नारकटिया, नामरूप, कामरूप, बोगाई गांव कई बार क्वेश्चन पूछा गया। बोगाई गांव जो पेट्रोलियम उत्पादक क्षेत्र भारत के किस राज्य में? तो ठीक है, ये चीजें आपको क्लियर होना चाहिए। बड़े महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे जिनके बारे में आज हम चर्चा कर रहे थे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें भी, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, दूसरे बच्चों के साथ शेयर करने का काम किया करो। इसी के साथ सभी बच्चों को जय हिंद, जय भारत।